ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली। आपको याद है ना, अल्कली हम कहते हैं कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल बेस को। इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड to produce calcium nitrate. What is ionic equation for this reaction? डी। तो जी बेटा, जी बी आयनिक इक्वेशन। डी होगी। अच्छा, हाँ, आयनिक इक्वेशन हम कैसे लिखते थे? अगर आपको याद हो तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? CaOH ट्वाइस एक्वस। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 एक्वस। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CaNO3 ट्वाइस प्लस बेटा आपके पास साथ में हम यहाँ पे लिख देते हैं वाटर। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट 2 है, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब आपको याद है आयनिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको एक मेथड, एक प्रोसीजर बताया था कि इफ एनीथिंग इज एक्वस हम उसे आयोनाइज कर देते हैं, एनाइन सेपरेट, कैटाइन सेपरेट। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस लिक्विड है, सॉलिड है, सॉलिड से मुराद है इनसॉल्युबल है, और अगर गैसेस है हम उसे एज इट इज रहने देते हैं। और मैंने एक चीज बड़ी रिपीटेडली बताई थी कि इफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, only in that situation we dissociate water into H positive and OH negative। तो अब बेटा अगर आप इसको देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैल्शियम आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। नाइट्रिक एसिड है, वी आर राइटिंग 2H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2 नाइट्रेट माइनस 1 एक्वस। कैल्शियम नाइट्रेट है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 नाइट्रेट माइनस 1 एक्वस। वाटर लिक्विड है, हम वाटर को एज इट इज रहने देंगे H2 लिक्विड। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो हमने एक चीज पढ़ी थी, स्पेक्टेटर आयन, आयन्स विच केमिकली रिमेन अनचेंज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो आप देख सकते हो कैल्शियम आयन अनचेंज है, नाइट्रेट आयन अनचेंज है। जो आयन अनचेंज होते हैं हम उन्हें कैंसल आउट कर देते हैं। रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आ गई 2H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2OH माइनस 1 एक्वस चेंजिंग इनटू 2H2 लिक्विड। अब 2 चूंकि कॉमन है तो हम 2 को बेटा अगर कट भी कर दें, कैंसल आउट कर दें, तो बेसिकली आयनिक इक्वेशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव चेंजिंग इनटू H2O। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद अल्कली, reaction is always, या ionic equation is always H positive ion plus OH negative ion changing into water। तो ये बेटा हमारे पास D इज द आंसर, ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक मिनट में यहाँ पे इसे थोड़ा सा होकर, ये बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बेटा जी मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट की भी वर्किंग बेटा आपको बता सकूं। चले, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू जी। अच्छा, मेन मोल का टॉपिक अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन मोल से रिलेटेड हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था जी कि हमारे पास कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम। सी कंसंट्रेशन जिसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, एन नंबर ऑफ मोल, वी इज वॉल्यूम, या एन इज इक्वल टू सी वी। आफ्टर दिस यूनिट हमने वैसे मोल ही करना है इस यूनिट में ना। अच्छा एक चीज बताऊं, जो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो टेस्ट ऑफ एनाइन, कैटाइन और गैसेस, ये एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में दिया हुआ है, सिलेबस की एंड में गिवन है। लेकिन हम इसके साथ इसलिए करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, टेस्ट ऑफ एनाइन एंड कैटाइन, ये बेटा जब हम कर लेंगे तो हम एटीपी के कुछ क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ साथ साथ में हम एटीपी भी लाजमी करते रहें ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं डाल्यूट सोल्यूशन ऑफ ईच कंसंट्रेटेड 0.1 मोल
reacted separately with excess of calcium carbonate. अच्छा, कोई टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारे पास कोई मोल की कैलकुलेशन कोई इस तरह की चीज नहीं है बेटा आपके पास. Until no further, the same volume of acid used in each case. याद रखिएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है. अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों को एक चीज बड़ी फ्रीक्वेंटली बताई थी कि whenever chemical reaction occur, one of the reactant is limiting reactant, other is excess. Excess mean more than the required one बेटा. The same volume of acid is used. हम हर एक मर्तबा ईच टाइम सेम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं. एसिड का कंसेंट्रेशन भी हमारे पास सेम है. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कलेक्टेड इज मेजर्ड, ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. यहां पे वो हमें कह रहा है नंबर 1 में हमारे पास पीएच वैल्यू 2. अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. नंबर 2 में हमारे पास पीएच वैल्यू 1.7, नंबर 3 में 3.4. सबसे पहले हायर पीएच वैल्यू वीकर इज द एसिड. जो हमारे पास पीएच 3.4 वाला है वो वीक एसिड है. और आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. हमने इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. अब बेटा इन दोनों में हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम देखें, एसिड 1 के साथ 20 है और एसिड 2 के साथ 40 है बेटा. अब बेटा अगर हम ऑप्शन 1 देखें, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड 2 है सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों में कॉमन है. तो हम एक काम करते हैं, हम चले मैं तीनों की इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आप लोगों की कोई डाउट ही ना रहे, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे. एक मिनट, मैं किधर गया हमारे पास अपने नोट्स वाले एसिड बेसिड्स. मैंने इसके पेजेस नहीं ओपन किए. एक मिनट, मैं बेटा एक चीज ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इक्वेशन आप सबके सामने लिखता हूँ जी. एसिड बेस एंड सॉल्ट, 3 एसिड हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ये देखें बेटा, ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड. हम इन तीनों की इक्वेशंस लिख देते हैं बेटा. एक मिनट, किधर चला गया एसिड बेस, ये आ गया. अब बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन एक्सियल एक्वस reacting with calcium carbonate. Whenever acid react with metallic carbonate, our product is salt, water and carbon dioxide. तो यहाँ पे बेटा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड. अब बेटे अगर आप गौर से देखें, कैल्शियम क्लोराइड में Cl2 है जबकि HCl में एक Cl है. तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बैलेंस हो गई. अदरवाइज यू कैन चेक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on both side of equation and that number of atom of each element are same. Okay. अब बेटा अगर हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में क्या है बेटा आपके पास HNO3 aqueous reacting with कैल्शियम कार्बोनेट. ये बेटा आपके पास एग्जैक्टली उसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्लस H2O लिक्विड. और अगर बेटा हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ये बेटा हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट एक्वस प्लस बेटा आपके पास वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस. अब बेटा यहां पे आप एक चीज नोट करेंगे, इन द केस ऑफ HCl 2 मोल ऑफ एसिड, ये देखिएगा 2 मोल, इट इज गिविंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
कितने मोल एसिड के? 2 मोल। कोफिशिएंट ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल। मोल का यूनिट हम इसके बात करेंगे अभी से। नाइट्रिक एसिड में भी 2 मोल सेम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। यानी अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है, विच इज रिटन इन द क्वेश्चन, एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास ये बेटा, आप गौर से देखें तो एग्जामिनर कह रहा है एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये बेटा एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा? एक्सेस में। अब बेटा एसिड जितने भी हैं उनकी कंसंट्रेशन भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। और आपको याद है हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ये मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ। हमने फार्मूला ये पढ़ा था जी कि हमारे पास कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n over v, where n is equal to number of mole or mole is equal to c into v। अगर बेटा हर एक एसिड की कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो एसिड के मोल सेम होंगे। कंसंट्रेशन सेम, volume same, so mole of each acid will be what बेटा? Same। अगर बेटा उनके मोल सेम है और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू दिस 2 मोल नाइट्रिक एसिड 1 मोल, तो हमारे पास इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम होना चाहिए। एज पर इक्वेशन 2 मोल ऑफ HCl और 2 mole of nitric acid produce 1 mole of carbon dioxide, so volume of carbon dioxide will be same। अब बेटा अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 या 1 और 2 में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। हम ऑलरेडी बेटा सी और डी को रॉन्ग कंसीडर कर चुके हैं, बी भी बेटा हमने कहा कि हमारे पास रॉन्ग है। अब ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, लेकिन मैं ऑब्वियसली आपको इसकी रीजन बताऊंगा कि ए क्यों करेक्ट है। अगर बेटा आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। कितने मोल बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के? 1 मोल। कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के? 1। अब बेटा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हम 2 मोल यूज कर रहे हैं और हम सल्फ्यूरिक एसिड के भी 2 मोल करते, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मोल इन दिस एक्सपेरिमेंट आर सेम, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल होने चाहिए? 2 मोल। तो इसका मतलब है कि HCl 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज गिविंग अस मोर मोल और मोर वॉल्यूम, तो ये बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। मोल का यूनिट हम इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर दिस यूनिट करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बेटा मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में बता दूं इंशाल्लाह ताला जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? तो हमने मेन ये देखा कि एक्सपेरिमेंट नंबर या एसिड 3 की पीएच वैल्यू हाई है, वो हमारे पास वीक एसिड है, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को एलिमिनेट किया। ऑप्शन बी में HCl और नाइट्रिक एसिड के सेम मोल, ये 2 and 2 सेम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं, इनका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। और ऑप्शन 3 में, सॉरी ए ऑप्शन में 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो अगर दोनों के हम 2 मोल करें तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डबल इन सल्फ्यूरिक एसिड, सो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डबल एज वेल। तो ये बेटा जी ठीक है। अब है बेटा किसी बच्चे को क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? आई कैन रिपीट इट।
एग्जामिनर हमें कह रहा है हम दोनों की सेम कंसेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, सी फॉर कंसेंट्रेशन, दोनों का सेम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, दोनों के मोल सेम होंगे। यानी अगर आप HCl 2 मोल ले रहे हो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड के भी 2 मोल ही लेने चाहिए। HCl के 2 मोल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल दे रहा है, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, यहां पे 1 मोल, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड, सो मोर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब भी बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है जी, गुड। विच स्टेटमेंट अबाउट एन एसिड इज करेक्ट बेटा? जल्दी से बताएं बेटा, शाबाश। विच स्टेटमेंट अबाउट एन एसिड इज करेक्ट बेटा? स्ट्रॉन्गर एसिड हैज हायर पीएच वैल्यू, क्या ये बात ठीक है बेटा? यस नो आप टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है स्ट्रॉन्गर एसिड, ये जिस तरह हमने कहा नो बेटा, जैसे हमने कहा इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, उसकी पीएच हायर है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गर एसिड इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब याद है मैंने आपको बताया था कि हम प्रोटॉन की बेस पे भी एसिड बेस को डिवाइड करते हैं, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर आर ऑलवेज बेसिस, एसिड आर प्रोटॉन डोनर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। वीक एसिड आर प्रोटॉन डोनर। अब बेटा एक्चुअली इट डजंट मैटर कि हमारे पास वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दे आर ऑलवेज प्रोटॉन डोनर। ये बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब उसने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहां पे टर्म वीक यूज कर ली। वीक एसिड फुली आयोनाइज्ड, ये गलत है। वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड फुली आयोनाइज्ड होती है। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट क्या आ गई बेटा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। इन एक्सपेरिमेंट 1 मोल पाउडर कॉपर, 1 मोल पाउडर जिंक आर प्लेस्ड इन द फ्लास्क, dilute acid 1 मोल आपके पास in flask and flask is left until if आपके पास reaction complete in this। अब बेटा मुझे एक चीज बताइएगा, स्टेप नंबर 1 आपके पास यहां पे एग्जामिनर कह रहा है 1 मोल ऑफ एसिड इज एडेड। बेटा पहले नंबर पे क्या कॉपर डाल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है बेटा? नो, गुड, शाबाश बेटा। अगर कॉपर मेटल डाल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो हमारे पास कॉपर जो है वो एज इट इज रहेगी। 1 मोल कॉपर का था तो 1 मोल कॉपर का। बाकी बेटा जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। ए इज द ऑप्शन। बी में वो कॉपर के मोल कम कर रहा है इसलिए रॉन्ग है। मैं बाकी ऑप्शन भी बता देता हूं। सी में वो कह रहा है जिंक रिएक्ट नहीं कर रहा, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इसमें वो कह रहा है दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अगर आप कलर को इग्नोर भी कर दें फॉर द टाइमिंग, वैसे कलर हम इसी यूनिट में, मैंने आपको कहा कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है, लेकिन हम इसी के साथ इसलिए करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आप लोगों का इसके साथ ही मैंने एटीपी करवाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन एंड गैसेस। जब हम ये करेंगे I'm सॉरी, तो हमने फौरन ही एटीपी करना है और फिर मोल का टॉपिक करना है। अब बेटा आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड सेपरेटली to copper oxide, copper carbonate, which reactive describe whether the copper chloride is produced। तो आप सबको पता है कॉपर मेटल हैज नो रिएक्शन विद एसिड, तो आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी रॉन्ग होगी। बाकी बेटा हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक सॉलिड होता है, मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था, एंड कॉपर कार्बोनेट, ये मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड में हमने कोई लिमिट नहीं लगाई थी। मेटालिक ऑक्साइड और ये बेटा मेटालिक कार्बोनेट है,
बोथ कैन इजिली रिएक्ट विद द एसिड, तो ये हमारे पास दोनों करेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? गुड। विच स्टेटमेंट अबाउट द वीक एसिड इज करेक्ट? बहुत आसान है बेटा। वीक एसिड जो होता है पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं। वीक एसिड क्या है बेटा? पार्शली आयोनाइज्ड। दे डू नॉट रिएक्ट विद मेटल, ये गलत है। हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये डाल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। बाकी हमने ये नहीं कहा कि वीक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। दे डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये भी गलत है। एसिड बेस के रिएक्शन में हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि डाल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा या स्ट्रॉन्ग एसिड। और पीएच की रेंज ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की होती है। दिस इज आल्सो रॉन्ग। Which substance react to form salt and water only? Salt and water. इसका मतलब है कि आपके पास मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड, when they react with acid, they give us salt and water. क्या क्या बेटा? आपको याद है ना, हमने जब इनके रिएक्शन पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास, मैं इसे थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देता हूं। ये बेटा लेट से हम कहते हैं हमारे पास डाल्यूट एसिड है, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड है। यहां पे बेटा आपने इसके साथ मेटल के साथ रिएक्शन करा रही है। एक्सेप्शन आप सबको पता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी एसिड का रिएक्शन बेटा आप करा रहे हो मेटालिक ऑक्साइड। अब हमने कोई एक्सेप्शन, कोई वो चीज नहीं पढ़ी। हमने सिर्फ ये कहा कि यहां पे हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनेगा। हाँ, अब ये हमने ये लाजमी पढ़ा था कि मेजॉरिटी मेटालिक ऑक्साइड पार्शली सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। फिर बेटा हमने ये पढ़ा था कि हम यहाँ पे एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं विद मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जिन्हें बेस या अल्कली कहते थे। इसमें भी बेटा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है साल्ट प्लस वाटर। अच्छा, इसकी आयनिक इक्वेशन हमेशा ये होती है H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, इट इज चेंजिंग इनटू H2। और फिर बेटा हमने ये कहा था कि हमारे पास ये मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। इसमें बेटा हमने कहा था कि हमारे पास प्रोडक्ट बनता है साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटे क्विक रिवीजन है रिएक्शन ऑफ एसिड की। बेशक इसकी स्क्रीनशॉट बेटा बना लें, ये आपके पास एक क्विक रिवीजन से आ जाएगी बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? अब बेटे इस चीज को माइंड में रखते हुए हम यहां पे कह रहे हैं साल्ट और वाटर कब बनता है? जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटालिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये देखिएगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाल्यूट एसिड। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ये बेटा हमारे पास ऑप्शन। कार्बोनेट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक के केस में हाइड्रोजन, और सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे, वो हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। विच सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अब बेटा आप सबको पता है हमने मेटालिक कार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ा हुआ है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड का भी पढ़ा हुआ है, जिंक जैसी मेटल का भी पढ़ा हुआ है। लेकिन ये साल्ट है, जिंक नाइट्रेट, ये बेटा हमारे पास रिएक्ट नहीं करेगा। याद रखें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं
जिसमें एग्जामिनर हमसे ये भी कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास जो है सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन द पीएच वैल्यू। तो जब ये जिंक नाइट्रेट रिएक्ट ही नहीं करेगा तो इसका पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। विच आइन काज द एसिडिटी, आप सबको पता है एसिडिक नेचर से मुराद होता है हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। ये बेटा एसिड, कोई भी एसिड हो, एसिडिटी का काज होता है H पॉजिटिव आयन बेटा। प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, H पॉजिटिव आयन डोनर एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है which mixture would react with dilute sulfuric acid to form two different gases? Now this is very interesting question. आप रिएक्शन करा रही हैं, एक मिनट, किसके साथ बेटा? डाल्यूट एसिड के साथ, और हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? टू डिफरेंट गैसेस, एक नहीं बेटा दो गैसेस बननी चाहिए। आप बता सकते हैं वैसे क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? एनीवन? दो डिफरेंट गैसेस बननी चाहिए बेटा। जी बेटा जी, शाबाश। सी एक स्टूडेंट कह रहे हैं। सी में बेटा कौन कौन सी गैसेस बनेगी? कॉपर कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा मेटालिक कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बाकी साल्ट एंड वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है बेटा तो हमारे पास साल्ट एंड वाटर बनता है। इसका मतलब है एक ही गैस बनती है। दिस इज रॉन्ग बेटा। अब बेटा यहां पे है कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो है ये साल्ट एंड वाटर बनाएगा। सो डी इज आल्सो रॉन्ग बेटा। अब बेटा यहां पे कॉपर, याद रखिएगा कॉपर मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाँ, कॉपर के बजाय कोई और मेटल होती तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट थी, लेकिन चूंकि कॉपर मेटल रिएक्ट ही नहीं करता, सो ड्यू टू दिस रीजन ऑप्शन ए इज रॉन्ग। कॉपर टू कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, यस कॉपर टू कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्ट करेगी तो आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास टू डिफरेंट गैसेस किस केस में प्रोड्यूस हुई? ऑप्शन बी के केस में। मेटालिक कार्बोनेट, इट इज एन मैटर कि कौन सा मेटालिक कार्बोनेट है, व्हेन एवर दे रिएक्ट विद एसिड दे गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैसेस की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो साल्ट एंड वाटर भी बनता है। और मेटल विद एक्सेप्शन ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो दो डिफरेंट गैसेस बनी बेटा आपके पास। यूनिट बेटा आप रिवाइज करो, रिवाइज करो। आप लोग मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रिवाइज नहीं करते? बस एक ही पेज है, इसे हम कर लेते हैं बेटा। रिवाइज लाजमी क्या करें, ये सिर्फ एसिड के क्वेश्चन हैं। एसिड की हमने एक वर्कशीट पहले भी की हुई है डिटेल में। अब ये वर्कशीट भी आपके पास है, ये मैं अभी भेजता हूँ आपको क्लास के बाद। ये भी वर्कशीट है। इसमें बेटा ये कुछ इंडिकेटर है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 इंडिकेटर है, लेकिन मैंने ये सारे इसलिए दिए हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो। जैसे सिलेबस में मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, इस तरीके से। तो सिलेबस के मुताबिक भी हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका कलर एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, ये बेटा आपने लाजमी लाजमी देखना है जी। खैर उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, इधर आ जाते हैं। डाल्यूट इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद ऑल कार्बोनेट एंड विद सम मेटल। नेम द मेटल दैट रिएक्ट विद डाल्यूट इथेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस दिस रिएक्शन। नेम द मेटल एंड द प्रोडक्ट। अब बेटा वैसे डाल्यूट एसिड वीकर एसिड है, तो आप कोई भी रिएक्टिव मेटल यूज कर सकते हो। अभी आपने पहले भी दिया है जी बेटा, यहाँ पे भी आप लोगों ने किया है कि हमारे पास जो यहाँ पे तो खैर सल्फ्यूरिक एसिड था, ऊपर था बेटा आपके पास इथेनोइक एसिड का। तो आप कोई भी रिएक्ट, मैं रिएक्टिव इसलिए कह रहा हूँ कि वीक एसिड जो होती है ना वो पार्शली डिसोसिएट होती हैं, पार्शली आयोनाइज्ड होती हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन इट इज बेटर कि आप कोई रिएक्टिव मेटल जो कि नॉर्मली ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की मेटल्स होती हैं। लेट से आप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अब यहाँ पे सोडियम मेटल कर देते हैं, पोटाशियम मेटल कर दें, कैल्शियम कर दें, बेरियम कर दें। प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा?
CH3COONA एंड हाइड्रोजन गैस। कैसे बेटा, हमें कैसे पता चला? मैं यहां पे लिख देता हूं। ये बेटा आपके पास इथानोइक एसिड है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नॉर्मली हम जब साल्ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं कैटाइन एंड देन एनाइन। लेकिन जब बेटा हम वीक एसिड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड की, तो हम यहाँ पे एनाइन को पहले लिख सकते हैं CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस H2 है, 2 मोल हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज बेटा जी। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत आसान है बेटा। ये बेटा आपके पास इथानोइक एसिड है, ये बेटा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। इथानोइक एसिड में इथानोएट आयन जो होता है CH3COO नेगेटिव, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। कैल्शियम जो है बेटा इसके ऊपर +2 है, तो फार्मूला इसका ये बनेगा CH3COO ट्वाइस कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है। साथ में बेटा आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटा आपके पास आ जाएगा वाटर। अब चूंकि ये ट्वाइस है, 2 मोल है, तो हम यहाँ पे भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब बेटा यहाँ पे वो कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, आपके पास साल्ट और आयोडाइड। यहाँ पे वो कह रहे हैं इन दिस रिएक्शन टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। लिथियम मेटल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी। लिथियम ग्रुप 1 की मेटल है, तो हमारे पास लिथियम आयोडाइड आएगा। आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, प्लस बेटा आपके पास हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हमने H को 2 किया है, अल्लाह अकबर, ये तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे अल्लाह अकबर, अच्छा 2 करेंगे। अब जब आपने आयोडाइड 2 किया, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिथियम भी 2 हो जाएगा। वैसे इट्स बेटर कि आप फ्रैक्शन में ना करें। ए लेवल में ना इक्वेशंस फ्रैक्शन में अलाउड होता है, ओ लेवल में जो होता है वो बाजू का एग्जामिनर डिस्करेज करता है, तो इसलिए हम फ्रैक्शन के बजाय होल नंबर ओ लेवल IGCSE में यूज करते हैं। जिंक कार्बोनेट, अब ये बेटा आपके पास वर्ड इक्वेशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास, अब आप इसे वर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिंक क्लोराइड प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट है, प्लस बेटा आपके पास, एक मिनट स्टूडेंट है, प्लस आपके पास वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब HI के साथ रिएक्ट करे, अच्छा हाइड्रो आयोडिक एसिड, आई एम सॉरी बेटा मैंने क्लोरिक एसिड कर दिया, रियली सॉरी, उसने आयोडिक दिया, तो यहाँ पे जिंक आयोडाइड हम लिख देते हैं, जिंक आयोडाइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने खैर ऊपर बताया भी था, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं। जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ या हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बेटा आपके पास मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस बेटा आपके पास H2O बनेगा। यहाँ पे आई एम सॉरी, ये भी थोड़ा सा मैं बताता चलूं, यहाँ पे चूंकि हम वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं तो वाटर ही लिखेंगे। ओके, अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं I2 हमने लिखा, H भी 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे वो कह रहे हैं कि 2 रिएक्शन इन दिस रिएक्शन आर एसिड बेस एंड 1 इज रिडॉक्स, विच इज रिडॉक्स, एक्सप्लेन योर चॉइस। तो बेटा रिडॉक्स क्या होता है, कौन बताएगा बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बेटा आपके पास अकर हो रहे हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी। और मेटल के साथ, जी बेटा गुड शाबाश, रिएक्शन 1 जो है मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है वो रिडॉक्स है। लिथियम अनकंबाइंड एलिमेंट है, प्योर मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +1।
हाइड्रोजन +1 H2 इज 0। तो हम ऑलरेडी इस रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास lithium metal is oxidized to lithium +1 by loss of electron। अच्छा, आप यहां पे ये भी लिख सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे बेटा आपके पास हाइड्रोजन आयन रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस by gain of electron। So oxidation and reduction both occur। redox कहती हैं such type of chemical reaction in which oxidation and reduction दोनों प्रोसेस हमारे पास हो रही हूं बेटा। अब बेटा वो कह रहे हैं कि डाल्यूट नाइट्रिक एसिड टिपिकल एसिड है, रिएक्टिंग विद कॉपर 2 ऑक्साइड with copper 2 carbonate। describe what you will see, this is the most important thing, bold करके लिखा हुआ है सी। if excess of dilute nitric acid added to separate sample of these two। अब बेटा कॉपर कार्बोनेट के केस में, मेटालिक कार्बोनेट के केस में हमारे पास फिजिंग होती है, एफर्विसेंस होती है। ये बेटा आपके पास है कौन सा एसिड इसने लिखा है, व्हाट यू विल सी कॉपर ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कलरलेस एसिड है। कॉपर कार्बोनेट सॉलिड, ये बेटा हमारे पास ग्रीन सॉलिड होता है। अब बेटा जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा और कॉपर नाइट्रेट जो है वो ब्लू सॉल्यूशन है। अब बेटा अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, कॉपर कार्बोनेट सॉलिड reacting with nitric acid, it is changing into copper nitrate plus water plus carbon dioxide। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 3 ऑब्जर्वेशन बताएं, व्हाट यू विल सी। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 3 ऑब्जर्वेशन बताएं तो आप क्या लिखोगे, क्या बताओगे बेटा? जी बेटा 3 ऑब्जर्वेशन। वैसे तो आप ज्यादा भी बता सकते थे, लेकिन 3 जो है वो क्या है बेटा? बेटा यहां पे गौर से देखिएगा, क्या आपको सॉलिड नजर आ रहा है बेटा? यहां पे लिखा हुआ है एस मीन सॉलिड। क्या ऑन दिस साइड कोई यहां पे हमने सॉलिड लिखा बेटा? गुड शाबाश बेटा जी, सॉलिड हमने नहीं लिखा। तो नंबर 1 सॉलिड डिसॉल्व होगा बेटा। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने कहा है कि सोल्यूशन आपके पास ब्लू हो जाएगा, बिल्कुल। तो पहली ऑब्जर्वेशन विच इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ग्रीन सॉलिड विल डिसॉल्व। क्या है बेटा हमारे पास? डिसॉल्व के क्या करेगा? टू फॉर्म ब्लू सोल्यूशन। अब देखें ये सेकंड ऑब्जर्वेशन आगे, रिएक्ट कर रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। क्या कर रहा है बेटा? तो देखें यहां पे हमने एट ए टाइम दो ग्रीन सॉलिड डिसॉल्व
ब्लू सोल्यूशन फॉर्म एट ए टाइम हम 2 ऑब्जर्वेशन बता कर रहे हैं और आपके पास फिजिंग अकर, effervescence अकर, कलरलेस गैसेस के वन ऑफ। अच्छा, बाजू का ना बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? बच्चे लिख जाते हैं जी कि हमारे पास कलरलेस गैस गिवन ऑफ विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। वो जो लाइम वाटर मिल्की है दैट इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि एग्जामिनर आपको इस रिएक्शन की बात कर रहा है कि व्हाट यू विल सी इस केस में व्हेन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एसिड एक्सेस में है। नाउ दिस इज आल्सो कीवर्ड कि एसिड एक्सेस में है, क्योंकि एसिड एक्सेस में होगा तब आपके पास सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर एसिड एक्सेस में ना हुआ तो सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा बेटा। ये देखिए हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिख ली। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सॉलिड होता है। इसकी भी बेटा अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो आपको आइडिया होगा इंशाअल्लाह ताला। ये बेटा आपके पास है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक सॉलिड है। ये उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होगा। इन द सेम वे कॉपर नाइट्रेट बनाएगा प्लस H2O, लेकिन कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। व्हेन मेटालिक हाइड्रोक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड तो हमारे पास कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहां पे बेटा आप लिखोगे ब्लैक सॉलिड dissolved form blue solution। ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट है, ये बेटा हमारे पास आइडिया था। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही डिटेल में सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर लूं। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? ये बेटा मैं आपके साथ अभी ये तो मैंने वो कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया वो। बेटा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास टेस्ट ऑफ एनाइन, कैटाइन एंड गैसेस से रिलेटेड है। अच्छा बेटा, आप सबके पास सिलेबस है, आइदर यू आर जीसी या आईजीसीसी स्टूडेंट। टेस्ट ऑफ एनाइन, कैटाइन और गैसेस जो होता है बेटा आपके पास, ये एटीपी के पेपर में कंपलसरी होता है और एक शीट दी होती है एटीपी के पेपर के एंड में। बहुत सारे बच्चे इसलिए ये याद नहीं करते कि एटीपी के पेपर में एंड में शीट गिवन है, लेकिन अगर बेटा आप 2025 का पेपर देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज पेपर ऑफ जीसी, तो वहां पे एमसीक्यूज के पेपर में एग्जामिनर ने ये चीज पूछी हुई है, अब वहां पे तो बेटा गिवन ही नहीं है। तो इसलिए मैं पर्सनली बच्चों को कहता हूं कि आपने इन टेस्ट ऑफ एनाइन, कैटाइन और गैसेस को लाजमी याद रखना है, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज में आते हैं, थ्योरी में आ जाते हैं, तो बच्चे बगैर किसी रीजन के स्कोर लूज कर देते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में गिवन है। हम इस यूनिट में इसलिए करते हैं ताकि आपका जो एटीपी है वो हम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि हम एमसीक्यूज और थ्योरी तो कर रही होती हैं लेकिन एटीपी स्टार्ट करें।